हेलो क्लास 10th एंड आयुष स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। कई बच्चों के ऑन डिमांड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए कम से कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ला ही रहे हैं, मगर एक क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करा दीजिए जिसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट में होगा। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन से हम मिलेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए कॉर्नर पे जो नंबर है उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये नए सिलेबस पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है नए सिलेबस पे आपको मिलेगा। 3 घंटे का पेपर होगा और उसके अंदर सेम वही चीज़ आनी है जो आपके लास्ट जो एग्ज़ाम था वैसे ही सेम पैटर्न पे होगा। तो बस ये है कि ऑन डिमांड वालों के लिए 100% सिलेबस होता है, और जो अक्टूबर वाले होंगे उनके लिए शायद 40% कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो OTMA और प्रैक्टिकल देते हैं, बट ऑन डिमांड वालों के लिए प्रैक्टिकल और OTMA ज्वाइन नहीं होते। ये आप लोग पहले ही जानते होंगे जब आपने ऑन डिमांड का एडमिशन लिया होगा तब। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग अभी भी मौका है, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन दिए जाते हैं और सामने कराए जाते हैं। आपके जो भी डाउट होते हैं वो सारे के सारे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए सो जिसको भी ये PDF चाहिए तो ज़रूर आप मैसेज करके कॉर्नर में मांग सकते हैं। यहाँ कमेंट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए स्टार्टिंग में क्या है ना, यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है कि आपको अरावली पर्वत श्रृंखला बतानी है, कृष्णा नदी बतानी है, बांदीपुर बतानी है। ठीक है, तो ये सारे तो आप यहाँ मैप में बता ही देंगे कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, और MCQ भी हम आजकल जो कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि MCQ भी ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और उस पर भी हमने पहले बात की हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा MCQ नहीं कराऊंगा। 2-3 क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के MCQ पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको आइडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है। तो अगर आपने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ा हो तो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, बाकी आप लोग अपनी किताब में भी देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 15,200 किलोमीटर है, आप लोग जानते हैं, और 7,600 किलोमीटर समथिंग में जो है वो हमारा क्या है, वो हमारी बाउंड्री लाइन सीमा वो वाली है, पानी वाली है। ठीक है, श्रीलंका अंडमान निकोबार वाले जो है ना, उनको अगर जोड़ दिया जाए कोस्ट लाइन, तो कोस्ट लाइन हो जाती है 760 अप्रोक्स में, ये मान लीजिए हाँ 760 7600 किलोमीटर की बात मानते। और इसी के अलावा 15,200 किलोमीटर की यहाँ पे स्थलीय सीमा की बात हो रही है, यानी बाउंड्री लाइन की बात हो रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, इनके साथ जो भी आते हैं ना वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी ये क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा कि कौन सा भाषा मौसम शब्द का है, तो वो आप कर लीजिएगा, अरबी है। ठीक है, अलग अलग होगा आपका संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, साम्यवाद नहीं है। ठीक है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति संसार के किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, ये सब हमने पहले भी बात की हुई है। तो अभी हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन से। ठीक है, सो अभी हम बात करने जा रहे हैं 7th क्वेश्चन से, और यहाँ से बड़े क्वेश्चन शुरू होते हैं 2 नंबर वाले। ठीक है, 1 मिनट। तो अभी हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम बड़े क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन है कांस्य युगीन विकसित सभ्यता वाले 2 देशों के नाम बताइए। देखिए ये आपको 70 और 40 वाला जो रेशियो चल रहा है ना उसमें नहीं बताया जाएगा, यानी अक्टूबर सेशन में जो देगा ना उसमें से ये वो उस चैप्टर से हैं जो डिलीटेड थे। ठीक है, मगर ऑन डिमांड वालों के लिए तो पूरा सिलेबस आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कांस्य युगीन जो सभ्यता है वो पहला चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है। ठीक है, जो कि आपने पिछली बार छोड़ दिया था और इस बार भी शायद छोड़ दिया होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है सिलेबस कितना आ रहा है। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता की जब मैं बात करता हूँ तो एक तो आ गया आपका हड़प्पा, एक लिख लेना हड़प्पा। ठीक है, और दूसरा आपका आ जाएगा मेसोपोटामिया। ठीक है, दोनों के बारे में आपने अगर पढ़ा हो तो देख लीजिएगा, पहला आ जाएगा हड़प्पा और दूसरा हो जाएगा मेसोपोटामिया। ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोगों को ऐसे बड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ साफ क्लियर लिख नहीं पा रहा मैं। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, हम दूसरे तरीके से करते हैं इन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, 8th क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन तक हम PDF फॉर्म में करते हैं जहाँ पे सारे आंसर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं हम। ठीक है,
ठीक है, तो अब हम ऐसे करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा था और आप लोगों को राइटिंग समझ में भी नहीं आती, तो अब मैं ऐसे करके पीडीएफ बना के ले आया हूँ। इसके अंदर आंसर भी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आंसर वाली तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कॉर्नर पर पे जो भी नंबर दिया ना उस नंबर पे, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन था हमारे सामने, 7th क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। 8th क्वेश्चन में हमने देखा था कि कांस्य युगीन सभ्यता में कौन कौन से 2 सभ्यता है, तो मैंने बताया था मेसोपोटामिया और हड़प्पा। अब देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को दिए जाने वाली 2 उपाधियाँ बताइए। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को दिए जाने वाली 2 उपाधियाँ जो थी, पहला तो है राय बहादुर, जो कि एक सम्मानजनक उपाधि थी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को उनके योगदान के लिए दी जाती थी, ठीक है। और दूसरा सर, ठीक है, सर जो है वो एक नाइटहुड की उपाधि होती थी जो कि भारतीयों को उन्हें उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, नरसंहार हुआ था, उसके अंदर हमने देखा था कि उसी काल के अंदर हम देखते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या नाइटहुड की उपाधि मिल रही थी, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया था। उन्होंने कह दिया कि मैं इसको नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि जिस देश के अंदर मेरे देश के लोग ही, मतलब जहाँ हमारे देश है, हमारे लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे देश से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मुझे एक सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, एक जीवन जीने की गारंटी नहीं दे सकते मेरे देशवासियों को, उससे मैं क्या इनाम या तोहफा लूँ, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने सर की उपाधि जो नाइटहुड की थी वो इन्होंने वापस कर दी, ठीक है, समझ में आ गया। और राय बहादुर की दी जाती थी, जो कि बहुत क्या होते थे, बहुत सम्माननीय लोग होते थे, उनको दिया जाता था राय बहादुर की उपाधि, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के वो आंसर थे, ठीक है। इसके अलावा पंजाब केसरी भी था, हिंद सरकार भी, बहुत सारी उपाधि थी, मगर आपके लिए 2 ये याद रखने वाले हैं, ठीक है। एंड द 9th क्वेश्चन इज़ कि सांप्रदायिकता के जन्म लेने के उत्तरदायी कोई 2 कारण बताइए, ठीक है। यानी कि किस तरीके से सांप्रदायिक समाज आ रहा है, ठीक है। सांप्रदायिकता आप लोगों को पता होगा ना, चलो मैं बता देता हूँ सांप्रदायिकता क्या होता है। हमने कई बार देखा है सांप्रदायिकता मतलब होता है हिंदू मुस्लिम के जो बीच में तकरार होती है ना, जो कि धर्म के लिए लड़ाई की जाती है, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है। तो इस सांप्रदायिकता के जन्म लेने के 2 कारण बताइए, ठीक है। यानी कि जो सांप्रदायिकता है ये क्यों जन्म लेती है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो सांप्रदायिकता मतलब होता है कम्युनलिज्म, ठीक है। तो कम्युनलिज्म की स्टार्टिंग क्यों होती है, क्यों ज़रूरत, मतलब क्यों रीज़न बनते हैं, क्या रीज़न बनते हैं इसमें कि कम्युनलिज्म शुरू हो जाता है, ठीक है। आक्रोश क्यों भर जाता है लोगों के अंदर। तो पहले तो है ब्रिटिश की नीतियाँ, ठीक है। ब्रिटिश शासक ने पहले से ही दिमाग में डाल दिया था लोगों के कि फूट डालो राज करो की नीति, ठीक है। और फूट डालो राज करो की जो नीति थी ना वो विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए थी, जिसमें आपसी अविश्वास और आपसी दुश्मनी के लिए ये सारे काम कराए गए थे, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा आता है सामाजिक आर्थिक और असमानता है, ठीक है। और सामाजिक आर्थिक असमानता का मतलब ये होता है कि भाई किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दो, किसी को कम इम्पोर्टेंस दे दो, और इससे क्या होता है कि इससे उनको मौका मिल जाता है जो गरीब तबके के लोग होते हैं इन्हें ऊपर आने का। बट ऐसे में जो होता है, जो सरकार में बैठी होती है, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, आज की डेट में कोई और सरकार है, तो वो क्या करती है, वो धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास करती है, उनमें सामाजिक भेदभाव लाती है, उनके अंदर आर्थिक भेदभाव लाती है, और इनका जो असर है ना, इनका असर आम लोगों पे होता है, और आम लोग एक दूसरे को दुश्मन समझ बैठते हैं, ठीक है। और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं वो इसका बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, और क्वेश्चन नंबर 10th में बोला संधारणीय विकास के बारे में बताइए। मैं चलो संधारणीय विकास के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, संधारणीय विकास का मतलब होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है, तो संधारणीय विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप लोग क्या समझते हैं? क्लास 8 के मेरे ख्याल से ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जब हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं क्लास 8 क्लास में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो संसाधन या रिसोर्सेज, तो उसके अंदर हमने संधारणीय विकास के बारे में बात किया है। और कुल मिलाकर अगर मैं इसे हिंदी में दूसरा नाम दूँ तो इसका मतलब होगा सतत पोषणीय विकास, ठीक है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, सतत पोषणीय विकास, ठीक है, या फिर संधारणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि यह वे विकास है, यानी कि ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है। और ये किस तरह का डेवलपमेंट है कि इसमें हम वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को खतरे में डाले, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई वर्तमान में अपने आप को डेवलप करना है मगर भविष्य की चीज़ों को खतरे में डालने बिना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो रेड लाइट है, तो रेड लाइट पे आप पेट्रोल बचाने के लिए गाड़ी ऑफ कर सकते हैं,
ठीक है। मगर हमारे माइंड में क्या आता है, यार हमने तो पैसा दिया, हमारी मर्जी, हमारे पैसा जा रहा है, किसी और का पैसा जा रहा है, ठीक है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि पैसा तो हमारा जा रहा है मगर पेट्रोल हमारा नहीं जा रहा है। पेट्रोल तो बहुत मुश्किल से चीज़ें निकलती है और हो सकता है आने वाला जो समय है वो देख भी ना पाए पेट्रोल को, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इम्पोर्टेंस ये बनती है, आपकी गरिमा ये बनती है आप कि आपका काम है कि आपको उन चीज़ों को बचा के रखना है, जैसे कि सेव द वाटर, सेव द इलेक्ट्रिसिटी, सेव द जो भी कोयल वगैरह हैं, ठीक है, उन सबको सेव करना हमारा ये क्या है, कर्तव्य है और हमारा ये मौलिकता है कि हमको संभालना चाहिए इन सबको, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें वर्तमान को तो जीना ही जीना है मगर भविष्य के बारे में भी सोच के चलना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर। चलिए, सो 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकाल में यूरोप में प्रचलित सामंतवाद की 4 विशेषताएं बताइए, ठीक है। यानी कि हमने देखा था यूरोप के अंदर जो फ्यूडलिज्म सिस्टम आया था, फ्यूडलिज्म सिस्टम की 4 खूबियाँ पूछ रही है, खूबियाँ बोले तो 4 स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, ठीक है, फ्यूडलिज्म की। तो क्या लिखोगे फ्यूडलिज्म की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी इंग्लिश वाले देख लेना, ठीक है। तो पहला तो है कि फ्यूडल मैनेजमेंट आ गई थी। फ्यूडल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इसमें जो लोग थे ना, समाज, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। और इसमें सबसे ऊपर होता था भूस्वामी, और भूस्वामी के नीचे आते थे छोटे छोटे किसान जो कि भूस्वामियों के ज़मीनों पर कार्य किया करते थे, ठीक है। तो पहला तो फ्यूडल सिस्टम या सामंती व्यवस्था। दूसरा, भूमि का महत्व। हर इंसान को इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड समझ में आ चुकी थी कि अपने लैंड का कितने अच्छे तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि भूमि सबसे मूल्यवान संपत्ति थी और सभी शक्ति और धन भूमि के स्वामित्व पर आधारित था, ठीक है। एक समय आते आते यही हो गया था, ठीक है, ठीक है। अगला आता है सामंती सेवाएं। सामंती सेवाएं मतलब होता है फ्यूडल सर्विस। फ्यूडल सर्विस का मतलब होता है कि सामंत जो है वो अपने किसानों से निष्ठा और सेवा की अपेक्षा करते थे, बदले में किसानों को भूमि पर काम करवाया करते थे और सुरक्षा प्रदान करते थे। समझ में आ गया। तो कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि इनको एक सर्विस मिलती थी। किस तरह की सर्विस मिलती थी कि जो आम किसान होते थे वो उनकी ज़मीनों पे आके काम कर दिया करते थे, टैक्स दे दिया करते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड कर दिया करते थे, ठीक है, क्लियर। एंड द लास्ट इज स्वशासन। स्वशासन मतलब होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट चलाना, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि उस समय लॉर्ड जो थे, जो हम वेस्टर्न कंट्री की बात कर रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्री यानी पश्चिमी देश में जो लॉर्ड थे, ठीक है, जो कि हेड हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो अपना शासन खुद चलाते थे। यहाँ तक कि आपको बताऊँ, कुछ लॉर्ड की तो इतनी पावर थी वो खुद के सिक्के जारी भी कर सकते थे, यानी कि खुद की मुद्रा जारी कर सकते थे, खुद की करेंसी वो इशू कर सकते थे, पब्लिश कर सकते थे। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया। चलो 12th क्वेश्चन है हमारे सामने, 14वीं शताब्दी में इटली में ही क्यों पुनर्जागरण आया। ये क्वेश्चन मैंने कई बार अपनी क्लास में कराया हुआ है, पेड कोर्सेज में तो बहुत बार कराया हुआ है, कम से कम 8-10 बार पेड कोर्सेज में कराया गया, और आप लोगों को भी 3-4 बार कराया हुआ है कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया और लिख के ले लो, ये आते ही आता है कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। और भी कंट्रीज थी, भारत थी, नेपाल थी, भूटान थी, बट इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। तो पहला कारण तो था कि शहरीकरण। इटली के अंदर शहरीकरण बहुत जल्दी हो चुका था, ठीक है। और मैंने कहा था कि जब शहरीकरण आता है तो नए नए विचार आते हैं, नई नई कलाएँ आती है, ठीक है, नया नया विकास होता है, ठीक है। और जब विकास होता है, डेवलपमेंट आती है, तो लोगों का माइंड स्टेबल नहीं रहता, वो अपने आप को अपग्रेड करने का प्रयास करता है। और जब वो अपग्रेड करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, फिर वो उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है जो चीज़ें उसने ज़िंदगी में कभी की नहीं होती है, और उसी से ही वो कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करता है। और यही मेन कारण था शहरीकरण, जो कि इटली के अंदर पुनर्जागरण काल का मौका बनता है, एक पॉइंट बनता है, ठीक है, क्लियर। चलो अगला है व्यापार और वाणिज्य। मैंने कहा था ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे। ट्रेड और कॉमर्स इतना ज़्यादा होने लगा कि इससे क्या होने लगा कि जब व्यापार बढ़ेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो शिक्षा का प्रसार होगा, और शिक्षा होगा तो डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट इज क्लासिकल संस्कृति का पुनरुत्थान। क्लासिकल संस्कृति का मतलब क्या होता है, देखो प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृति जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा इटली के अंदर पढ़ी जाने लगी, और इटली के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस खुद ब खुद बढ़ने लगी, ठीक है। एंड लास्ट इज पैट्रोनेज मतलब होता है कि बड़े बड़े जो धनी लोग थे ना, वो भी अब कलाकारों को, विद्वानों को क्या करने लगे थे, इंपॉर्टेंस देने लगे थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या था, अब पूरा समाज एक दूसरे से जुड़ चुका था। क्या हो चुका था, जुड़ चुका था, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ये है 12th क्वेश्चन। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने।
चलिए अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। और 13th क्वेश्चन हमारे सामने है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के 4 कारण, यानी कि बोल रहा है कि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने पेड कोर्सेज में कराई हुई है और तुम लोगों को भी कराई हुई है, यानी कि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई और इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। तो इटली वाला तो मैंने ऊपर बता दिया, मगर अब मैं बताने जा रहा हूँ ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों होती है। तो पहला तो कारण है कोयले की प्रचुरता। देखो कोयले की प्रचुरता के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो ब्रिटेन में कोयला के जो विशाल भंडार जो थे ना, उसने औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक ईंधन थे, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन के अंदर कोयला बहुत ज़्यादा था, ठीक है। दूसरा, कृषि में क्रांति बढ़ चुकी थी, यानी कि उनको समझ में आ गया था कि भाई कृषि से कच्चा माल आएगा और कच्चा माल ही तो शहरों में पहुंचेगा, और शहर में डेवलपमेंट तो तभी होगी ना जब कच्चा माल रॉ मटेरियल पहुंचेगा, उससे बाजार में चीज़ें बन के आएंगी, ठीक है। तो उन्होंने कृषि में क्या कर दी, क्रांति ला दी, यानी कि कृषि के अंदर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे। अब कृषि के अंदर उत्पादन बढ़ता जा रहा था, ठीक है, तो कृषि में क्रांति आ गई थी। फिर बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली शुरू कर दी। भाई एक बात बताओ, अगर कोई व्यापारी आएगा तो उसको पैसों की नीड तो पड़ेगी, और जब पैसों की नीड पड़ेगी तो बैंकिंग सेक्टर का खुलना जरूरी है, और बैंक में पैसा जमा करेगा, बैंक से पैसा लेगा, तो कई सारी वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग सिस्टम शुरू हो चुका था, ठीक है, ये मजबूत था, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता में क्या होता है, ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता और सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई, ठीक है। तो ब्रिटेन के अंदर जो राजनीतिक स्थिरता थी ना, यानी कि जो राजनीतिक प्रॉब्लम आ रही थी, अब उसने क्या कर दिया कि अब लोगों ने इस पे फोकस देना ख़त्म कर दिया, और इससे वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी तरह से अपना काम करने लगी। समझ में आ गया। तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के 4 कारण बता दिए मैंने आपको। पहला तो कोयले की प्रचुरता, दूसरा कृषि में क्रांति, तीसरा बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली, और चौथा राजनीतिक स्थिरता। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई भी चैनल आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हो तो मुझे आके बताइएगा कि भैया कर रहा है, ठीक है। मुझे पता कोई भी चैनल इतना जल्दी कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता, और इतनी जल्दी रोज़ रोज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे सकता, ठीक है। हम देते हैं, मगर आप लोग हमारे लिए क्या करते हैं वो आप लोग देख ही सकते हैं। हमारे ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं, और कुछ हो ही नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ लोग भी देखते भी नहीं हो, आप बड़ी वीडियो तो देखते ही नहीं हो, पता नहीं क्या आपके दिमाग में चलता है, ठीक है। तो देखा करो यार, क्योंकि एग्ज़ाम आपका देखिए सर पे आ चुका है, कल है, परसों है, हफ्ते में है, 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, सितंबर में है, अक्टूबर में है, आसपास ही तो है ये सारा समय। मगर इस समय के साथ आप खेल रहे हैं, और आप खेलेंगे तो जाहिर सी बात है आप खेलेंगे, ऊपर वाले आपको पेलेंगे, क्योंकि देखो पिछली बार भी आपके कम मार्क्स दिए हैं और इस बार भी कम मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको सीरियस होना है कि भैया करना कैसे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हो आप कमेंट में, बाकी नीचे दिए हुए नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th, भारत में नई भू राजस्व प्रणाली क्या है। यानी भारत के अंदर ये बोल रहा है कि भाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बताइए। तो पहला तो है लैंड देखो, इसलिए बोला कि भारत के अंदर, इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम की नीड क्यों पड़ी गवर्नमेंट को। यानी कि जब ब्रिटिश टाइम के अंदर में, जब ब्रिटिश समाज था ना, उस समय में भूमि सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी उन्हें, भू राजस्व की ज़रूरत क्यों पड़ी उन्हें, अंग्रेज़ों को। तो पहला तो है कारण सुनते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी शक्ति को मजबूत और राजस्व एकत्र करने के लिए भू राजस्व प्रणाली लागू की। ऑब्वियस सी बात है, पता ही है कि भाई जो अंग्रेज़ थे उनको पूरा का पूरा टैक्स कहाँ से मिलता था, किसानों से मिलता था, कृषि से मिलता था, और वो किसान और कृषि जो थी उस पर पूरी तरह से डिपेंड रहते थे, और इसीलिए उन्होंने पूरा फोकस किया कि भैया हमको बस लूटने से मतलब है, अब चाहे जैसे भी लूटें, आई डोंट केयर। समझ में आ गया। अगला आता है कि इसी में 3 भू राजस्व प्रणालियों की बात करते हैं। पहला पॉइंट तो है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के अंदर मैंने बात कर रखी है आप लोगों से कि भाई स्थायी बंदोबस्त में जमींदारियों को भूमि का, जो जमींदार लोग थे ना, जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया जाता था, और फिर सरकार उनको एक निश्चित राशि बोलती थी देने के लिए, ठीक है। और बदले में वो क्या करता था, आसपास के जितने भी गांव हैं सबसे पैसा लिया करते थे वो लोग, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो है वो सेम स्थायी बंदोबस्त की तरह है, बस ये महाराष्ट्र और मद्रास में लागू की गई थी, और बाकी जो है वो बंगाल में लागू की गई थी, ठीक है। इसके बाद आता है महालवाड़ी। महालवाड़ी में उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी, ठीक है, जिसमें गांव के एक इकाई के रूप में माना जाता था। और ये मतलब देखो ये तीनों की तीनों बराबर है। तो देखो मैंने आपको बताया कि ये तीनों की तीनों जो व्यवस्था है, चाहे स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, और रैयतवाड़ी को बोलते हैं, रईसवाड़ी लिख लेना कोई बात नहीं, और महालवाड़ी भी सेम है, ठीक है। तो ये तीनों जो बंदोबस्त था ना, ये तीनों को तीनों एक ही पैटर्न पे काम करता था। तीनों में आपको क्या होता था कि जो जमींदार थे ना, जमींदारों को टैक्स लेना पड़ता था किसानों से, और वो ब्रिटिश वालों को ये टैक्स दिया करते थे, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी के अलावा मैं आपको बता दूं कि और देखो इसके अंदर क्या होती थी, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती थी, और इसके बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं,
ठीक है, लास्ट टाइम इस चीज़ के ऊपर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम इसके बारे में हम पढ़ चुके, तो इम्पोर्टेंट है इसीलिए इसको मैंने दोबारा ऐड किया है। अब मैंने क्या ऐड किया, क्वेश्चन पेपर ही यही था। ठीक है, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन पेपर एक बार मुझसे ले भी सकते हैं और सारा का सारा उसी क्वेश्चन पेपर का मैंने आंसर के साथ यहाँ पे PDF बना के रख दिए। ठीक है, क्वेश्चन वही है, देखो प्रश्न नंबर 15 लिखा हुआ है और अभी हमने 15 किए भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो वही वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें मैंने आपको आंसर के साथ दे दिए, ताकि वहाँ पे आंसर लिखता हूँ तो समझ में आता नहीं आप लोगों को, आप बस सुनते हो और इग्नोर कर देते हो। अब क्या होता है कि सामने पॉइंट लिखे होते हैं ना, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, सो 15th क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत में हिंदू शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए। ठीक है, यानी कि देखो 18वीं शताब्दी तक ना भारत के अंदर हिंदू व्यवस्था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। यानी कि भारत के अंदर जो इंडियन एजुकेशन था ना, उसका स्वरूप अलग था, उसका जो एक लेवल था ना वो अलग था, और बाकी ब्रिटिश वालों का अलग था। तो वही पूछ रहा है कि आप उन्हें ये बताइए कि 18वीं शताब्दी में भारत में हिंदू शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, यानी कि इंडियन एजुकेशनल मैनेजमेंट कैसी थी। ठीक है, समझ में आ गया, इंडियन एजुकेशनल मैनेजमेंट कैसी थी उसके बारे में बात करता हूँ। तो पहला तो है धार्मिक पाठशालाएँ हुआ करती थी, यानी कि अधिकांश शिक्षा धार्मिक पाठशालाओं में दी जाती थी, जहाँ वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, उपनिषदों के बारे में पढ़ाया जाता था, धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, गुरुकुल हुआ करते थे, छोटे छोटे, जो आपने गुरुकुल देखे होंगे ना, कई पहले ज़माने में होते थे, आचार्य, मुख्य रूप से आचार्य हुआ करते थे, जो कि पेड़ के नीचे पढ़ाया करते थे। ठीक है, ज़मीन में चटाई बैठा देते, फिर साइड में बोर्ड लगा के पढ़ाते थे। ठीक है, जो भी उसमें वेद धर्म अच्छी बातें, वो सारी चीज़ें, तो ऐसा लेवल था उस समय में एजुकेशन का। ठीक है, फिर आता था लिखने और पढ़ने में जोर कम होता था, यानी लिखने और पढ़ने पे कम होता था, बट मौखिक और सोच पे ज़्यादा डिपेंड किया जाता था कि अपनी सोच को आगे बढ़ाना। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा कि वो एजुकेशन ख़राब नहीं थी। अगर वो एजुकेशन ख़राब होती, इन्फीरियर होती, छोटी होती, जैसे कि अंग्रेज़ों ने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग हमारे सामने नहीं होते वो। ठीक है, समाज के अंदर। ठीक है, जिन्हें सब कुछ आता था, आप भी जानते हैं कि वो शिकागो के अंदर इंग्लिश में जाके स्पीच देकर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो बहुत अच्छी हुई थी। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा फिर उसके बाद आता कि लिखने और कम जोर दिया जाता था। ठीक है, फिर लड़कियों के लिए सीमित अवसर हुआ करते थे, यानी कि लड़कियों की शिक्षा को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था उस समाज में, और इसीलिए हम देखते हैं कि पहले समाज में महिलाओं का क्या काम था वो हम सब जानते हैं। ठीक है, महिलाओं को बहुत समय लगा अपने अधिकारों को वापस पाने में, चाहे वो फ्रांस के अंदर की बात हो, ब्रिटेन के अंदर की बात हो, स्पेन में बात हो, या फिर हमारे भारत में बात हो, यानी महिलाओं को हमेशा से पिछड़ा समझा जाता था, और इसलिए उनकी एजुकेशन पर भी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं, 16वां, और 16 क्वेश्चन है हमारा किससे, ज्योग्राफी से। तो क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पहला तो देखो उष्णकटिबंधीय होता क्या है ये देख लीजिए। देखिए उष्णकटिबंधीय जो है ना, वो भारतीय वनों को कहा जाता है, जहाँ पे हमेशा आपने देखा होगा सदाबहार रहता है, यानी कि हमेशा जंगल जो है ना वो हरा भरा रहता है भारत के अंदर। तो उन जंगलों की बात कर रहा है, तो उन जंगलों में क्या होता है, वहाँ पे हमेशा अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इनकी विशेषता ये है कि वहाँ पे अधिक वर्षा हमेशा देखने को मिलेगी, चाहे आप मेघालय चले जाओ, मिजोरम चले जाओ, तो वहाँ पर आपको हमेशा वर्षा होते हुए मिलेगी। ठीक है, और इसीलिए जो जब ज़्यादा बारिश मिलेगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, जिसके कारण वृक्षों में घनीता देखने को मिलेगी, यानी डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि पहला पॉइंट है कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे में है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ट्रीज़ की। ठीक है, और फिर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें पेड़ों में, यानी ट्री में जो है वो डाइवर्सन देखने को मिलता है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के पेड़ हमें देखते हैं, जैसे कि महोगनी की बात कर रहा हूँ, सागौन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अलग अलग तरह के पेड़ भी आपको देखने को मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर। एंड द लास्ट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और ऐसी जगह पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जंगल ज़्यादा बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है छोटे छोटे अलग अलग तरह के जीव जंतु हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उनको अभी क्या होगा, नाश नहीं होगा, मगर नाश तो तब होता है जब पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटिंग होती है, यानी जो डिफॉरेस्टेशन ही मेन कारण बनता है किसी भी समाज का क्या अनडेवलप होने का। ठीक है, समझ में आ गया। 16 क्वेश्चन ये ज्योग्राफी का था। अब ज्योग्राफी का जाएंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो ज्योग्राफी का एक और क्वेश्चन आ चुका है, जिसका क्वेश्चन का नेम है, चलो इसे बड़ा करके देखते हैं। क्वेश्चन का नेम है कि निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं बताइए। तो चलो इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, निर्वाह को बोलते हैं इंटेंसिव और वाणिज्यिक को बोलते हैं कमर्शियल।
ठीक है। तो इंटेंसिव एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर की आपको कैरेक्टरिस्टिक, वो तुम खुद बोले ना यार, ठीक है, विशेषताएं बताने का है, ठीक है, यानी कि आपको इसके स्पेसिफिकेशन बतानी है, स्पेशलाइजेशन बतानी है, ठीक है। तो बाकी आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, पता नहीं क्या, ठीक है। चलो, तो निर्वाह कृषि की बात कर रहा हूँ। तो निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। मैंने कहा था इंटेंसिव जो क्रॉप्स होती है, इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है, वो एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक परिवार खुद के लिए करता है, ठीक है। और उसके बाद छोटे खेतों पर की जाती है, यानी कि स्मॉल फील्ड्स पर की जाती है इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। और डेली बेसिस नीड पे की जाती है ये, ठीक है। और पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई बाहर से थ्रेसर लेकर आ रहा हूँ, नई नई आधुनिक मशीनों का यूज़ कर रहा हूँ, नए नए बीजों का यूज़ कर रहा हूँ। ज़रूरत ही नहीं है भाई, इतनी करनी नहीं है कृषि मुझे कम से कम करनी है, तो मुझे इतना फोकस करना ही नहीं है जितना फोकस सोच के बैठे हैं, ठीक है। जैसे कि वाणिज्यिक कृषि में होता है, वाणिज्यिक कृषि मतलब कमर्शियल फार्मिंग, उसके अंदर गवर्नमेंट हेल्प करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए तुमसे, बहुत सारा क्रॉप्स चाहिए। जब क्रॉप चाहिए तो वो तुम्हारी हेल्प करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन किया जाता है, यानी क्रॉप्स जो है वो लार्ज एरिया पे किया जाता है, ठीक है। बाजार में बेचने के लिए फसल उगाई जाती है, यानी कि मार्केट में पहुंचाने के लिए इन क्रॉप को उगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी के बीज, जैसे बोलते हैं सीड्स एंड एज वेल एज टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को हमको मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है, ठीक है। तो इंटेंसिव एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में लास्ट टाइम भी पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कॉर्नर में दिए हुए नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। बड़ी वीडियो इसलिए बना के नहीं लाता क्योंकि आप लोग हैं आलसी, आप पूरी वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 2 में हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जिसको क्वेश्चन पेपर चाहिए, कल आज पेपर है या कल पेपर है, तो वो मुझसे क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि सड़क परिवहन का महत्व बताइए, ठीक है। तो सड़क परिवहन, पहली बात तो मैंने आपको इसके ऊपर पहले ही बात की, मैंने कहा है कि किसी भी समाज के अंदर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट ही ऐसा होता है जो व्यापार के अंदर एक बड़ा रोल, इंपॉर्टेंस रोल क्या करता है, निभाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस रोल जो सड़क परिवहन का कैसा होता है, तो पहला तो है माल ढुलाई के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कोई गुड्स या प्रोडक्ट भेजना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है सड़क परिवहन की नीड पड़ेगी। सड़क परिवहन मतलब होता है रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट किसी भी बेस्ट कंट्री के लिए, जो इकोनॉमिक कंट्री होती है ना, उसके लिए बेस्ट चीज़ यही होती है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यात्री परिवहन। क्या होता है यात्री परिवहन? देखो, यात्री परिवहन का मतलब होता है यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है। अब मेरे को एक बार होता है व्यापार करने के लिए दूसरे जगह पे जाना है, यूपी में जाना है, बिहार में जाना है, अगर मेरा ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है ना, तो मेरा तो काम जल्दी हो जाएगा, 1 घंटे में वहाँ पहुँचो, फिर 1 घंटे से फिर अपना प्रोडक्ट दिखा के वापस आ जाऊँ, ठीक है, एरोप्लेन से। तो ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, ठीक है, रोड्स पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए ट्रेड एंड कॉमर्स करते समय, ठीक है। एंड थर्ड इज़ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जब मैं बात करता हूँ तो सड़क जो है, एक बात बताइए, सड़कें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों से कच्चा माल ही तो शहरों में आता है, ठीक है, और इससे ग्रामीण विकास भी होता है, ठीक है, क्योंकि जब सड़कें अच्छी बनने लगेगी तो और भी एग्रीकल्चर चीज़ें होने लगेगी वहाँ पे, और इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का ध्यान उधर पूरा गाँव पे चला जाएगा, और गाँव धीरे धीरे क्या बन जाएगा, कस्बा या शहर बन जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड लास्ट पॉइंट है आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और इकोनॉमिकल, मैंने अभी जस्ट ऊपर यही बात बोली थी कि भाई किसी भी देश के आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा काम परिवहन का है, ठीक है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप पुस्तकें या इंटरनेट का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते, 30 मिनट कंटिन्यू, ठीक है। इतनी बड़ी वीडियो मेरी आदत नहीं है बनाने की, मगर फिर भी कोई आप लोगों को डाउट हो, ठीक है, तो फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक वीडियो और बना के लेकर आता हूँ मैं 30 मिनट की, उसमें भी हम बहुत सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को फिर से कह रहा हूँ, PDF चाहिए तो आप मैसेज करके ले सकते हैं, और जितना चाहें उतना रट सकते हैं, क्योंकि रटने के बाद ही आपका पेपर सॉल्व होगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।